नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कोर्स में हम यूजीसी एनटी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की चौथी कक्षा होगी। इस कक्षा को शुरू करने से पहले कल जो हमने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा का जो टॉपिक था जिसमें हम भाषा की परिभाषा को देखे थे, संप्रेषण के रूप में भाषा को देखे थे, सामाजिक व्यवहार के रूप में भाषा की संरचना पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। उसके बाद हिंदी नाम की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था और फिर हमारा अगला टॉपिक था विश्व की भाषाएं और भाषा परिवार, जिसमें हम भारत में बोले जाने वाली मुख्य 4 भाषा परिवारों के बारे में चर्चा अपने शुरू कर दिया था। इसमें पहले हमारा था बहुरूपीय भाषा परिवार। तो बहुरूपीय भाषा परिवार में हमने देखा था कि इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक, भारत हिती। बहुरूपीय परिवार की भाषाओं को भी 2 वर्ग में बांटा गया है। इसका आधार हमने बताया था कि सी का उच्चारण अगर स है तो वो सतम वर्ग में, और अगर सी का उच्चारण क है तो किंटुम वर्ग में होगा। तो अब इससे आगे हम आज इस कक्षा में अपनी कक्षा को अपने आगे बढ़ाते हैं। और ये कक्षा भी पूर्णतः रिकॉर्डेड है। लाइव क्लास के लिए अभी टाइम लगेगा। सब्सक्राइबर्स जब तक 50 सब्सक्राइबर्स की सूची पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप बाद में कमेंट कर सकते हो इस पर। अभी ये बिल्कुल ही एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतम वर्ग और किंटुम वर्ग। सतम वर्ग स से याद रखना कि इसकी मेन भाषा है संस्कृत और इसकी मेन भाषा है ग्रीक। ठीक है, क से थोड़ा सा आप इसको याद रखने के लिए ग्रीक का क और संस्कृत का स, सतम और किंटुम। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लो कि इसमें जितनी भाषाएं हैं यूरोपीय क्षेत्र की भाषाएं हैं। बहुरूपीय परिवार है तो भारत और यूरोप से मिक्स भाषाएं हैं इसमें। तो इसमें जो भाषाएं हैं यूरोपीय क्षेत्र की भाषाएं हैं, और जो सतम वर्ग है इसमें भारतीय क्षेत्र की, भारतीय मीन्स की भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय और मध्य एशिया, भारत से अगल बगल एशिया का भाग, और कुछ भाषाएं ऐसी जो यूरोप और एशिया के जो बिल्कुल ही उनके मध्य बिंदु पे, मतलब जहाँ से एशिया खत्म हो रहा है और यूरोप शुरू हो रहा है, वहाँ की भी कुछ भाषाएं इसी वर्ग में हैं और ये पूर्णतः यूरोप वर्ग की भाषा है। तो इनमें भी अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं कि इन भाषाओं भारतीय कुछ भाषाएं देता है और उस भाषाओं में पूछता है कि बहुरूपीय वर्ग की भाषाएं हैं या नहीं है। तो ज़्यादातर सवाल 2-3 बार और वही रिपीटेड सवाल आए हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, बस ये जानना है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। सतम वर्ग में पहले इसको देखते हैं। 2-3 शाखा बन जाती है। एक तो भारतीय में आपकी पहली प्रमुख भाषा वही संस्कृत, हिंदी, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमिया, डोगरी, बांग्ला, उड़िया, मतलब जितनी भारतीय भाषाएं हैं। एक तो वो हो गई। दूसरी ईरानी भाषाओं में आपकी फारसी भाषा एक समय मुगल काल में ये राजभाषा हुआ करती थी। अभी ईरान का पुराना नाम फारस है और उसी के नाम पे ये भाषा है फारसी। फिर पश्तो ये बोली जाती है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की भाषा है ये। फिर आपकी बलोची, जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना बलूचिस्तान, वहाँ बलोची बोली जाती है। फिर अविस्ता,
ये इसको अलग से रखना, ये पश्तो मैंने ये देश को डिनोट किया है कि अफगानिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, अवस्था भाषा हो गई। ये भी जिंद अवस्था आपने नाम सुना होगा, एक धार्मिक पारसी धर्म है, पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवस्था, उसकी भाषा अवस्था भाषा है। एक प्राचीन भाषा है, अब इस भाषा का कम प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये भी एक भाषा है। तो ये सब आ जाएंगे ईरानी में। तीसरी इसकी एक शाखा है सतम वर्ग की, दर्द। दर्द में मुख्यतः कश्मीरी, जो हमारे यहाँ बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी भाषा, वो दर्द में आती है। और इस बाकी जो मैंने बताया ना कि जो एशिया और यूरोप, मतलब जहाँ एशिया और यूरोप मिल रहे हैं, उसमें जो कुछ हिस्से हैं रूस के आसपास के, उस वहाँ की जो भाषाएं हैं वो सब भी इसी वर्ग में आती हैं, जैसे चेक, स्लोवाक, महारूसी, अल्बानी, ऐसे करके बहुत सारी भाषाएं हैं। हर एक का हमें नाम नहीं याद रखना है, अब मोटा मोटी इतना नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सतम वर्ग। दूसरा हमारा केंटुम वर्ग है। केंटुम वर्ग में आप ये समझ लो कि जो मेन यूरोप है, यूरोप का जो मेन हिस्सा है, वहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, फिर प्राचीन भाषाओं में ग्रीक, लैटिन, इटली की भाषा इतालवी, ये लैटिन से निकली है, इतालवी। फिर आपकी स्वीडिश, आयरिश भाषा आयरलैंड की, डच। मीन्स ये जो हमारा मेन यूरोप है, मेन यूरोप की जो भाषाएं हैं वो लगभग केंटुम वर्ग में आती है। तो ये हमारा दो वर्ग हो गया बहुरूपी परिवार का, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि 4 परिवार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, जिसमें बहुरूपी परिवार हुआ। दूसरा हमारा परिवार है द्रविड़ परिवार। अब उसको देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक नोट में लिखना। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। इससे रिलेटेड सवाल यही ज़्यादा आता है कि ऑप्शन में जैसे 4 भाषाएं देगा और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय वर्ग की नहीं है, और फिर आपको उसमें चुनना होता है। तो अगर ये आप मेन भाषाओं का नाम याद रखते हैं ना, कुछ फेमस भाषाएं ही देता है वो, तो आप ये इजीली बता सकेंगे कि हाँ, ये भाषा चौथी भाषा इस वर्ग की नहीं है। तो ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है। इस बहुरूपीय परिवार के नीचे एक बार नोट में लिख लीजिएगा, अरबी भाषा सेमेटिक, हेमेटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी कि जो अरबी भाषा है, ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है कि 4 भाषाओं का नाम दिया रहता है, उसमें अरबी भाषा जरूर रहती है कि बताइए इनमें से बहुरूपी परिवार की भाषाएं कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। उसमें ऑप्शन रहेगा फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और अरबी। तो वहाँ आपको अरबी टिक करना है, क्योंकि अरबी बहुरूपी परिवार के अंतर्गत नहीं आती, जबकि सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा भाषा परिवार है
हम पढ़ रहे थे कि भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा होगा भारोपीय, दूसरा हमारा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार यह भारत के दक्षिण में बोली जाती है। भारत के दक्षिण में इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और 4 मुख्य भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, मलयालम केरल की भाषा है। तो ये द्रविड़ भाषा में ही 4 भाषाएं आती हैं, साउथ की भाषाएं हैं ये। और इसमें तमिल सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा है। तमिल की प्राचीनता के मतलब बहुत प्राचीन भाषा है, इसके प्राचीनता के साक्ष्य भी नहीं मिलते। जैसे हमारी संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है ना, उसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है और साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध साहित्य है इसका। तेलुगु, उसके बाद साउथ की जो भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम। तो ये हमारी 4 भाषाएं होंगी द्रविड़ भाषा परिवार। अगला है हमारा तीसरा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 2-3 ही भाषाएं हैं और ये भाषा बहुत उन्नत भी नहीं है, बहुत सारे इनमें साहित्य भी देखने को नहीं मिलता। मुख्य रूप से जो 3 भाषाएं हैं इसमें वो हैं खासी, जो कि मेघालय में बोली जाती है, उसके बाद संथाली, बिहार के कुछ हिस्से में ये बोली जाती है मुंडा जातियों के द्वारा, और उसके बाद निकोबारी। निकोबार द्वीप समूह, भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपने सुना होगा ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसमें निकोबार द्वीप समूह निकोबारी भाषा। ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा साहित्य देखने को नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा समृद्ध भाषाएं भी नहीं है, प्राचीन है लेकिन बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। उसके बाद चौथी जो है हमारे देश की भाषा परिवार जिसकी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है वो है चिन्नी तिब्बती। चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार, नाम से लग रहा है चिन्नी तिब्बती, यानी कि चीन और तिब्बत से सटे हुए जो हमारे राज्य हैं उनके यहाँ जो भाषाएं पाई जाती हैं वो लगभग इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इनके यहाँ ना भाषाएं मिलती हैं
वो वैसी ही भाषाएँ हैं कि बहुत ही ज़्यादा उन्नत नहीं है, बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। इनमें एक मणिपुर की जो मणिपुरी भाषा है, ये थोड़ी समृद्ध है, इसके बोलने वाले भी थोड़े ज़्यादा हैं और इसमें कुछ हायर स्टडीज़ भी होती हैं मणिपुरी में, तो ये एक थोड़ी रिच भाषा है। तो इस तरह से ये 4 भाषा परिवार हो गए जो हमारे भारत में बोली जाती हैं। तो हमारा ये हुआ भाषा परिवार का वर्गीकरण। एक भाषा परिवार का वर्गीकरण हमें पढ़ना है कामता प्रसाद गुरु का, क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी इतिहास हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना तो कामता प्रसाद गुरु बार बार आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा नाम है और उन्होंने जो भाषा परिवार का वर्गीकरण किया है, काफ़ी बार सवाल वहीं से आ जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण एक बार हमें देखना है। अब उसको देखते हैं। तो इसको स्टार कीजिएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा परिवार का वर्गीकरण। कामता प्रसाद गुरु ने सारी भाषा परिवारों को 3 वर्गों में बांटा। पहला भारूपीय, जिसको आप आर्य भाषा में बोला करते थे। इसके अंतर्गत इन्होंने रखा संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, यूनानी, लैटिन और फारसी। इतनी भाषाओं को उन्होंने एक वर्ग में रखा भारूपीय। दूसरा उन्होंने वर्ग बनाया सामी भाषाएं। इसमें इन्होंने रखा अरबी, हब्सी और इब्रानी। तो भारूपीय में संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, यूनानी, लैटिन और फारसी। सामी के अंतर्गत इन्होंने रखा अरबी, हब्सी और इब्रानी। और एक तीसरा वर्ग इनका था तुरानी। तुरानी भाषाएं। इसमें इन्होंने रखा चीनी,
जापानी, मुगली भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, और तुर्की। तो ये वह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा प्रयोग का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन बस इतनी भाषाओं के नाम से आ जाते हैं कि भारोपी परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती, और इसमें कोई एक नाम देगा जापानी या फिर तुर्की दे देगा, बाकी ये नाम रहेंगे, बस इतना ही। तो समझिए मतलब कामता प्रसाद गुरु बहुत बड़े नाम है हिंदी के क्षेत्र में, तो उसमें इनका जो इन्होंने जो भाषा प्रयोग का वर्गीकरण किया है, इसको बिल्कुल ही याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम अभी तक तो जो हमने पढ़ा हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी चूँकि भाषा है, भाषा का विषय है, तो पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा का और भाषा विश्व की भाषा परिवार सब पर डिस्कशन की। अब हम मूलतः हिंदी के बारे में अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। पहले हिंदी का बिल्कुल ही बचपन, मतलब हिंदी जहाँ से निकली उन भाषाओं से बात करें। आपने सुना होगा कि संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है, तो उस संस्कृत से जहाँ से हिंदी आई, तो संस्कृत से हम शुरू करेंगे और फिर उनका कैसे कैसे विकास हुआ, और अब जो हम हिंदी बोल रहे हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, अब इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो टॉपिक हमारा 1 ही चल रहा है। 1 में आप 1C करके देखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम। भारतीय आर्य भाषा में बेसिकली हम पढ़ेंगे जो हमने देखा था ना, बहुरूपीय वर्ग में भारतीय जो लिखा था, वो जो भाषाएं थी उनका कैसा कैसे विकास हुआ। तो इसमें सबसे पहले आती है, इसमें सबसे पहली है प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषा में इसका संस्कृत आती है, इसमें इसका काल माना जाता है 2000 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। देखिए ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, तो अगर अब कोई इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईस्वी और ईस्वी पूर्व एक बार बता देता हूँ मैं। ईस्वी और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित किया गया, यानी कि जो उनके जन्म से पहले जो विश्व में घटनाएं हुई उनको ईस्वी पूर्व में रखा जाता है, और जो जन्म के बाद हुई उनको ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। और ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हो गया, जन्म के पूर्व। यानी कि अगर मैं जब भी कहूँगा कि 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले की बात है। और ईस्वी मतलब अगर हम 12 ईस्वी की बात करते हैं, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 12 साल बाद। जब भी ईस्वी पूर्व की बात होगी तो वो प्राचीन, मतलब
ईसा मसीह के पहले की बात होगी। तो वहाँ से हम जब भी चलेंगे तो घटते हुए क्रम में आएंगे, और जब भी ईस्वी की बात होगी तो हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषाओं का काल हो गया 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें अपनी कौन सी भाषा आती है? मुख्यतः संस्कृत। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन के अंतर्गत इनका टाइम पीरियड है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से पहले 1 ईस्वी तक आएंगे, 500 साल हुए, और फिर 1 ईस्वी से 1000, मतलब कितना पीरियड हो गया? 1500 साल का ये पीरियड हो गया। तो इसमें अब क्या आ जाएंगे? मुख्यतः पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तीसरी हमारी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो अभी हैं। एक मिनट, सॉरी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब अभी वर्तमान तक इनका पीरियड है। इसमें हमारी वो सारी भाषाएं आ जाएंगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि। जो भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो इस वर्ग में आ जाएंगी, और इनका समय 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो अब इन्हीं तीनों टाइम पीरियड को, और इन तीनों टाइम पीरियड में जो भी भाषाएं हैं उनको हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। तो अभी हम शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें संस्कृत आती है। इसमें आप अगला टॉपिक बना लीजिएगा इसको 1 का डी। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं।
समय पीरियड हमने इसका देखा था, दो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मतलब 1500 साल का टाइम पीरियड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का। और इसमें हमारी मुख्य भाषा संस्कृत ही है, लेकिन संस्कृत के भी दो रूप इसमें पाए जाते हैं। एक है हमारा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है हमारा लौकिक संस्कृत। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इसका टाइम हो जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 साल का। और इसका हो जाएगा 1000 से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि 500 साल का शासन का। तो वैदिक संस्कृत जो थी काफ़ी परिष्कृत, यानी बहुत ही जटिल थी, काफ़ी नियमों से बद्ध थी। और लौकिक संस्कृत जो थी एक तरह से समझिए व्यवहारिक संस्कृत थी, लोगों द्वारा प्रयुक्त। यानी कि वैदिक संस्कृत जो थी जटिल थी, इसमें वर्ण भी जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, उस तुलनात्मक लौकिक संस्कृत में कम पाए जाते हैं। ये लोगों द्वारा व्यवहृत हुई तो थोड़ी आसान थी। इस संस्कृत में जो भी ग्रंथ लिखे गए, वेद, उपनिषद, चारों वेद हो गए, 108 उपनिषद हो गए, संहिताएं, मतलब एकदम आदिकालीन जो हमारे ग्रंथ हैं ना, संस्कृत के ग्रंथ, वो सारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और जो हमारे पॉपुलर, मतलब कि ज़्यादा फेमस, जिसके बारे में आपने सुना होगा संस्कृत के ग्रंथ, वो सारे लौकिक ग्रंथ में लिखे गए, जैसे कि रामायण, महाभारत, उसके बाद पाणिनि का जो व्याकरण मिलता है वो भी इसी में लिखा गया है। जो व्याकरण की पहली पुस्तक ही मानी जाती है संस्कृत व्याकरण की, वो भी लौकिक संस्कृत में ही लिखा गया है। जहाँ तक वर्णों की बात है, इसमें 52 वर्ण पाए जाते हैं, 13 स्वर, 39 व्यंजन, और लौकिक संस्कृत में ये संख्या घटकर 48 हो जाती है।
48 स्वर नहीं होते हैं, जिसमें स्वर तो वही रहते हैं, व्यंजन 35 हो जाते हैं। 13 स्वर प्लस स्वरों का भी रूप बदले हैं इसमें। इसमें ए ए ओ हुआ करता था, वहाँ ए ए तो ए और ओ तो है, ए के जगह आई और औ के जगह औ का प्रयोग होने लगा था। तो इस तरह से ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में यही दो भाषाओं का जिक्र हमें मिलता है। टाइम पीरियड देख लिया आपने। उसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। वन का डीएन बना था, अब आप लिखना वन का ई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं आती हैं। पहला पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का जो टाइम है हमने देखा था 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, ये हमारा था इसका टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को जो 1500 का टाइम पीरियड है, ये तीनों 500 साल के 3 भाग में बटे हुए हैं। यानी कि पाली का जो समय होगा वो होगा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय हो जाएगा 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। यानी कि सबसे जो प्राचीन भाषा थी वो हमारी संस्कृत ही थी। संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत जो वेदों में प्रयुक्त की जाती थी और जो बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत थी, जिसका नियम, व्याकरण, शब्दों की बनावट बहुत ज़्यादा जटिल थी, वो थी हमारी वैदिक संस्कृत। उसको भाषा क्या है ना कि भाषा की एक प्रवृत्ति होती है समाज में कि वो अपने आसान रूप में बदलती जाती है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो भाषा परिवर्तनशील है वही भाषा जीवंत होगी। तो वैदिक संस्कृत चूँकि बहुत ज़्यादा जटिल थी, तो वो जब लोगों के बीच आई तो उसके कुछ जटिलताएं कम हुई, तो उसको हमने लौकिक संस्कृत नाम दिया। तो लौकिक संस्कृत का समय रहा 500 ईस्वी पूर्व तक। उसी लौकिक संस्कृत से वहाँ से भाषा ने खुद को और ढाला और आसान रूप में आई, वो बनी पाली। तो पाली का समय हो गया 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली से भी भाषा ने खुद को बदला और वो प्राकृत में खुद को परिवर्तित किया, जिसका समय हुआ 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और फिर उसका जो नेक्स्ट पड़ाव था वो था अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी की मेन शुरुआत होती है। हालांकि कुछ विद्वान यही मानते हैं कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ आया,
मतलब अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक और कड़ी जोड़ते हैं अवहट, और उसके बाद हिंदी। तो वो भी अगर हम मान के चले तब भी अपभ्रंश से ही हमारे मुख्य हिंदी की शुरुआत होती है। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाती हैं, और अलग अलग जैसे हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये अलग अलग भाषाएं बनती जाती हैं क्षेत्रों के आधार पे, लेकिन सबका जड़ अपभ्रंश ही है। तो अब हम शुरू करेंगे पाली भाषा के बारे में। पहला लिखिएगा पाली। पाँच सौ ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब यहाँ से इन तीनों भाषाओं को हमें थोड़ा विस्तार में पढ़ना है। तो आज के लिए पाली को हम कल से ही शुरू करते हैं। कल से हम शुरू करेंगे पाली के बारे में, प्रकृत और अपभ्रंश के बारे में, फिर हम हिंदी के ऊपर आएंगे। तो पाली से हम अपनी चर्चा कल बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई कक्षा में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत हो, जो हिंदी में अपनी रुचि रखते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पे क्लासेस लाइव ले पाऊँगा मैं, और मैं चाहता भी हूँ कि क्लासेस लाइव हो, ताकि हम लाइव इंटरेक्ट हो पाएँ और मैं आपका लाइव रिस्पॉन्स ले पाऊँ। तो चलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।